अभी 10 की चेक सो अब देखो एग्जाम्पल 11.3 बात नहीं करो 11.3 How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance दिया है 1200 ohm और सोर्स कितना है बताओ, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। तो अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ये देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, हाउस होल्ड सोर्स होता है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच है, स्विच उत्कर्ष कोई भी हो सकता है, ये स्विच भी ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बल्ब को अगर तुमने 220 में, ये सेल ही माना जाएगा, लेकिन जो हाउस होल्ड सप्लाई ना वो एसी करंट होती है कि नहीं, उसको ऐसे दिखा दो। और ऐसे कोई जैसे ड्राई सेल है उसको तुम ऐसे दिखा दो, एक ही चीज़ मानी जाती है। बात समझ आ गई? तो कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। तो ऐसे में कितनी करंट होगी पूछा क्या जा रहा है आपसे, बोलो। आई कैसे निकाला जा सकता है? ये किसका सिंबल है सीधा? लेट आने से कैसे पता चलेगा, बोलो किसका? ये अच्छा बताना, बोल रही है हाउस होल्ड सप्लाई का, और कोई होता तो होम होम बता दो, सही कहें। तो ये किसका सिंबल है? दैट इज, इट इज ए सिंबल ऑफ साइन। साइन कॉस टाइम पढ़ते हो, ऐसा ही कुछ सिंबल है, यानी फ्लक्चुएटिंग करंट। ये करंट कैसी होती है जो हमारे यहाँ आती है हाउस होल्ड सप्लाई, उसको कहते हैं कि हाउस होल्ड वोल्टेज। इसको क्या कहेंगे? जो भी आप ड्रॉ करते हैं 220 वोल्ट है, सबके घर में कितना वोल्टेज आता है? और ये जो तुम्हारे यहाँ वोल्टेज है, जब चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो बताएंगे कि इसमें एक टर्मिनल एक सेकंड में 50 बार प्लस होता है, 50 बार माइनस, ये बदलता रहता है। ओके, तो एक ऐसी करंट हो गई अल्टरनेटिंग करंट, सही है। लेकिन जो भी हो, तुमने अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो लगा दो, अदरवाइज सेल बना दो। ये घर का सिंबल है जो तुम वोल्टेज। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आई कैसे निकालोगे? V इज इक्वल्स टू, तो V इज इक्वल्स टू आई, और V कितना है 220, आई दिया नहीं, R कितना है 1200, सही है। देख लो 220, तो I कितना हो गया बताइए 220 अपॉन, क्योंकि सब चीज इसको वोल्टेज मिल जाइए ओम्स में, तो आई भी आपका ऐसा यूनिट में ही आएगा। यहाँ आपको क्या लिख देना चाहिए? बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से 0 से 0 गया, 2 से कट करो 11/60। 11/60 कितना होता है? 60 से डिवाइड करो 11 को, डेसिमल लगा दो, तो 6 1 इज, ये 60 हो गया। फिर कितना बचेगा 50, तो 6 8 जा 48, फिर कितना बचेगा 20, तो 6 3 जा 180। तो I इज इक्वल्स टू 0.183 एम्पियर। So this much current will flow through the device, electric, ऐसा ओम्स लॉ के हिसाब से। ओके, सो 0.183 एम्पियर। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं? विल फ्लो थ्रू बल्ब। अब इसी का अगला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। मान लो एक हीटर लगा दिया आपने, वो भी कॉइल है, और वो भी हाउस होल्ड सप्लाई में ही जुड़ी है। हाउस होल्ड और इन सब में अंतर नहीं है, वैसे बुक ये साइन यूज़ नहीं कर रही है, लेकिन आगे की क्लास में या कहीं पर भी आप देखो बहुत सारी गाइड पे यूज़ किया गया। ये हाउस होल्ड सप्लाई का साइन, सही है। ऐसे बना दोगे तो ठीक है, बट आगे की क्लास में चल नहीं पाएगा। कुछ लोग ऐसे बना देंगे, लेकिन वो गलत है ना, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग करंट है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसलिए हमें कैसे बना देना चाहिए बोलो? घर की करंट दी हो तो ऐसे बना दो, ठीक है। इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाते,
इसमें कुछ नहीं दिखा। ओके, और इसका वोल्टेज कितना है बोलो, और क्या दिया गया है, ये कितना है 100 ओम। हमसे क्या पूछा गया है अंकुर इसमें, बता ही नहीं रहे हो, बोलो। इलेक्ट्रिक करंट, सेम क्वेश्चन ही तो है, इलेक्ट्रिक करंट पूछी गई है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं, V इज इक्वल्स टू आई आर, वैल्यू पुट करो, कहाँ क्या लिखें 220 I इंटू 100, तो आई कितना हो गया 220 बाई 100, दैट कम्स एज 2.2 एम्पियर। कंक्लूड करो, 2.2 एम्पियर करंट थ्रू बल्ब। बल्ब है कि इलेक्ट्रिक, सवाल नहीं पढ़ रहे ना, बहुत मजबूरी में पढ़ते हो ना। दैट इज 2.2 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर से देखो। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल 11.4 एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये हीटर है, अगर इसमें 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो ये 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, ये कोई रजिस्टर है। और ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा दूं, कैसे बढ़ा दोगे, क्या इसी पावर के 2 सेल लगा दोगे, तो ये पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा 120। उसमें देखा था कि नहीं कल वाले में 1.5 के 4 लगा दिए थे तो 6 हो गया था। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, इट इज डबल्ड, हाउ विल इट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, जबकि I1 इतना दिया हुआ है, V1 इतना दिया हुआ है, V2 इतना दिया हुआ है, और I2 हमसे पूछ रहा है। भैया पोटेंशियल डिफरेंस, हमें ये बात मालूम है कि बताओ V किसके इक्वल होता है, ऐसा ओम्स लॉ से है। तो बताओ V1, अर्शिता V1 किसके इक्वल होगा, दैट इज I1 इंटू R, क्योंकि V के बदलने से I बदलेगा, R नहीं बदलेगा। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये चीज पे तो नहीं बदलेगा ना कि कितना वोल्टेज, हम लोगों ने कल देख लिया था, ये स्लोप है। तो V2 किसके इक्वल है बताओ, I2R, वो भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसी रजिस्टर से ही तो तुम फ्लो करा रहे हो। तो इसलिए बताओ V1 बाई V2 किसके इक्वल है, I1R अपॉन I2R, तो ये कट गए और क्या हो जाएगा बताओ, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू I1 बाई I2। इनमें सब में वैल्यू डाल दो, V1 क्या 60 वोल्टेज है, V2 कितना है 120 वोल्टेज, तो दैट इज 60 अपॉन 120, I कितना है, और I2 के बारे में पूछा गया, तो बताइए I2 कितना आ जाएगा, ये सब कट के तो 1/2 आ जाएंगे, तो 1 में I का मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ I2 कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। ये बात समझ आ गई। एक और मेथड देखो, यहां से देखो V1 I1 दिया है, ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू I1R, 60 इज इक्वल्स टू 4R, तो शिव शर्मा रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी 15 हो जाएगी, इट इज 60/4, R इज इक्वल्स टू 15 एम्पियर। यहाँ लिख लो R कितना आ गया 15 ओम आ गया। अब ये 15 ओम आ गया, अब फिर से 2 चीजें दी हैं, तो क्या फिर I नहीं आ जाएगा, अगेन लगाओ, सो दैट इज I V2 इज इक्वल्स टू I2R, सही है। और V2 कितना है, I2 नहीं पता, और R कितना है, तो I2 क्या है 120/15, तो ये कितना आ गया
I2 इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। इतनी बात समझ आ गई? तो दूसरा मेथड समझ आ गया। तीसरा मेथड लो, दैट इज बाय ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग through circuit is directly through a conductor is directly proportional to potential difference applied. If potential difference is doubled, then the current will be doubled. है ना आसान आंसर? अब पूरे आंसर, और ये जरूर लिख देना ओम्स लॉ, नहीं तो कोई नंबर नहीं। एज पर ओम्स लॉ क्या है बताइए? एज पर ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग through conductor is directly proportional, किसके proportional है? to potential difference applied across it, applied across it। अगला सेंटेंस बताओ सुजन क्या लिखे? हमें ये मालूम है कि V किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो। ये तो पता है ना। सो इफ, हाँ बोलो, potential difference is double than the current। इतना भी सही। इफ पोटेंशियल डिफरेंस is doubled, then current will also double। यानी आई इट बिकम्स 8 एम्पियर, ऐसे लिख सकते हो ना। डबल करंट का क्या मतलब? 8 एम्पियर। अब देखिए, ओके, resistance of wire, इसको आप कहते हैं ये रजिस्टर। सो V इज इक्वल्स टू आई आर, या R को क्या कह सकते हैं? V बाई आई। R इज proportionality constant ऑफ ओम्स लॉ। जो ऊपर का रिलेशन है उसका ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस वजह से इट डज नॉट डिपेंड ऑन वी और आई। हमने देखा था कैंफर भर देने से नल की टूटी चौड़ी या पतली तो नहीं हो जाएगी, या पानी के बहने से। सो इसलिए किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन वी और आई। वी और आई चेंज होने से आर नहीं बदलेगा। आर क्या कहलाता है बताइए? R is called resistance of wire या कंडक्टर। जो भी तुमने लिया हो, बहुत ज़्यादा अगर उसका रजिस्ट कर रहा है तो रजिस्टर भी बोल सकते हो। कुछ आपको रेजिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? अमन, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, बताइए। ओम, और क्या हो सकता है? इस ओम भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप ये देखो कि अगर मान लीजिए ये कैम्फर है और इसमें आपने नल लगा दिया है। नल में अगर तुम बहुत लंबा पाइप लगा दो, यहाँ से ले जाओ एक इतना लंबा पाइप, घंटा घर तक ले जाओ, तो क्या उससे पानी का फ्लो कम या ज़्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी लेंथ बढ़ाओगे तो उतना मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉनों को जाने में। तो इसलिए इफ द रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड होगा? लेंथ ऑफ वायर।
किसी सर्किट में तुम एक इतना लंबा वायर रखो और दूसरे में इसकी डबल लेंथ रखो, तो बोलो किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगी? दूसरे में नहीं करेगी, क्योंकि इसमें तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा बताओ? अभी आप ऐसे समझ लो, मेरा कहने का मतलब है V इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? IR। जब तुमने 10 वोल्ट लगाया, बोलो तुमने हमने 10 वोल्ट की है और तुम 2 एम्पियर की करंट पा रहे हो, सही? बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा उसका? 5 ओम, 5 ओम है। अगर तुम रेजिस्टेंस को ही 10 ओम कर दो, लंबा वायर ले लो, तो क्या करंट पे कुछ असर पड़ेगा? बैटरी तो तुम्हारी 10 ही की है, इसे 1 होना होगा, क्योंकि V इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर तुम इसको बढ़ा दोगे तो करंट तो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही तो 10 है, नहीं? तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ बढ़ाते जाओ। घर के पाइप में भी देखो, छोटा पाइप होगा तो पानी दो पौधों को कितनी तेज होता है, और बहुत लंबा ले लो वो प्रेशर ही नहीं रहता। सही बात है कि नहीं? तो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर और करंट पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन हाँ 4 चीज़ों पे जरूर करता है। उसमें पहली चीज़ क्या है? लेंथ। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑल्सो, सही है? दैट मीन्स अगर जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी सही है। तो इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? 4 चीजों के प्रोपोर्शनल है, जिसमें पहली मैंने बता दी। तुमने कितने 3 महीने से पढ़ रही हो, 3 महीने में तुमने पहला क्वेश्चन अब जाके पूछा, सही है? अब जरा देखो, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर ये तुम्हारे में दिखाया गया है कि ऐसा डायग्राम तुम्हारे बना है, तो देखो ऐसा वाला बना है, ये तो पुरानी किताब है, ये बना है। हाँ, अब इसमें देखो कि यहाँ देखिए, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, L लेंथ है, मैंने 2L कर दी और दोनों में मीटर लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में उत्कर्ष, क्या इन दोनों की रीडिंग में कुछ फर्क पड़ेगा? ये कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मान लो मैं आपने इसमें 2 एम्पियर की करंट नोटिस की और उसी का डबल वायर ले लिया, जैसा उसी चित्र में सबसे पहले डबल नहीं लिया वायर, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि कुछ नहीं होता है? क्या पड़ेगा सर? मतलब जो ये राइट साइड वाला है ना, उसमें कम आएगी। कितनी कम आएगी? हाफ मतलब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ डबल हो जाने से रेजिस्टेंस ही डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के डबल हो जाने से आराम रखोगे, उनका प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, सर्किट का तो पोटेंशियल नहीं बदल दोगे। तो इसलिए कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनली, उसी अनुपात में बढ़ेगा, नली इंक्रीजेस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस। अब देखो, तुम पूरी जो तुम्हारी पूरी परेड है, तुम उसको एक गली से गुजार दो तो क्या होगा बताओ? और गली इतनी लंबी कर दो, चांदनी चौक से गुजरो, बोलो तुम पूरी रिपब्लिक डे परेड पूरे चांदनी चौक से गुजरना, 2 गलियां दे दो उनकी, और धीमे चलने लगे, जितना बढ़ाते, समझ आया कि नहीं? तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा बोलो? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और एक दूसरी स्थिति भी बन रही है कि अगर ये कंडक्टर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तुम सिर्फ मुझे उत्कर्ष इतना बता दो कि अगर मैं एरिया को डबल कर दूं तो इसके रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब बड़े आराम से चलेगा,
हाईवे दे दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया कि नहीं? सो इफ एरिया इज इंक्रीज, एक पतले वायर में, पतला वायर बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है रेजिस्टेंस, तो तुम्हारे आके कहता है ये तुम्हारी ये गल जाता है, कई बार नहीं होता घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या वायर गल गल के गिर जाता है, तो वो मोटा तार लगा जाए। जितना तुम्हारे 16 एम्पियर का है तो बड़े बड़े में एसी चलाने के लिए खूब मोटा तार लगाएगा, बल्ब में इतना मोटा नहीं लगेगा, और कहीं कहीं तो और भी मोटा एसी का तार कोई लगाए कि नहीं। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या है, मेरा कहने का मतलब ज़्यादा करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, तो तुमको बहुत बड़ा एरिया देना पड़ेगा। तुम चाहते हो बहुत सारा फ्लो, बहुत सारा कूलम फ्लो पर सेकेंड, तो मोटा तार दोगे तभी तो होगा, कि पतले तार से ही फ्लो करा लोगे, नहीं करा सकते, उसमें इतने कोलिजन्स हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है इफ वायर इज थिक, अब तुम्हारे इंटरेस्ट का सेकेंडरी क्वेश्चन है, इफ वायर अगर थिक होगा तब करंट ज़्यादा फ्लो करेगी कि कम? बताओ, इसमें मोर करंट विल फ्लो। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका? ऊपर वाले का ज़्यादा, सही है मेरा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इंक्रीजेस देन proportionally decreases. So resistance of wire is inversely proportional to किसके proportional? सही है, proportional to cross section area of wire। इन दोनों को कंबाइन करो, यानी रेजिस्टेंस इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनके इनवर्सली, एक साथ जोड़ दिया, ये हो गया। तो इसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको रो कहा जाता है। ये क्या है? RHO, रो। सो रो यहाँ क्या है? रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। It is called resistivity of material। जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी कही जाएगी। बात समझे? अब इसको समझे, इतना तो तुमको समझ में आ गया ना सोनाक्षी, कि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है और एरिया डबल करने से ये हाफ हो जाएगा। जितना एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट ही गया। लेकिन अब चूंकि हमने इसको प्रोपोर्शनल किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। इस रो को क्या कहेंगे? रो को क्या कहा जाएगा बताइए? दैट इज रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से क्या कहा जाएगा? रेजिस्टिविटी के बारे में सोचो कि देखिए, क्या अमन आप मुझे बताएंगे अभी तक आपने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वायर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं पाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ आई? बात नहीं करो। दैट इज टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इतनी बात समझ आ गई? टेम्परेचर बढ़ने पर उससे बात मत क्या करो, बहुत तेज लड़की है, उसका शरीर खराब करती है ना। अब जरा देखो तो इसका क्या मतलब है? तीन चीज बता दी और चौथी कौन सी चीज है? फिर से देखिए, मान लीजिए अगर मैं इन दोनों के बीच में आयरन लगा दूं और एक में कॉपर लगा दूं, तो तुमको क्या लगता है किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी? सब बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये कॉपर है और ये आयरन है, तो कॉपर में ज्यादा करंट फ्लो करेगी, आयरन में तो नहीं करेगी।
आयरन इज नॉट दैट मच गुड कंडक्टर, और कॉपर से भी अच्छा चाहिए तो सिल्वर ले लो। सही है, तो ऐसे उसे मिसगाइड मत करो, सिल्वर ही होता, तुम गोल्ड बता रहे हो। सिल्वर है, बुक में लिखा हुआ चार्ट है उसके सामने, बुक खुली हुई है ना। अब बात समझो, इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस, जैसे ये देख लो, यहाँ ऐसे तुमने मीटर लगा दिया और ये क्या लगा दिया बोलो, वोल्ट मीटर। तो अगर इतना ही हमारे पास है उत्कर्ष, ये हमारे पास पूरा सेटअप है, और मैं बोल दूँ इन दोनों की रीडिंग लो, जैसे कल तुम्हें वोल्ट मीटर की रीडिंग दिलवाई थी, क्या तुम इस पूरे सेटअप से ही क्या इस वायर का रेजिस्टेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कैसे? सर वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस ना V V इक्वल टू आई आर। IR। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि V क्या है और I भी पता चल जाएगा, निकल आएगा। तो इस फिगर से तुम्हें क्या पता चल रहा है, क्या रेजिस्टेंस, जबकि मैंने L भी दोनों में सेम ही लिया है, एरिया भी सेम लिया है, और दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पर AC में रख के काम कर रहा हूँ, टेम्परेचर भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो क्या इन दोनों में आने वाली रीडिंग डिफर कर जाएगी क्या? कि नहीं करेगी? क्यों करेगी? तो चौथा हमारा क्या हो गया, इस पर वेरी करेगा, मटेरियल। सो इट डिपेंड्स, कौन से 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, टेंपरेचर एंड वायर। बताओ किन 4 चैप्टर? सही बता दिया। दैट मींस मटेरियल ऑफ वायर, ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ वायर। अलग अलग वायर, अगर सब कुछ एक जैसा लो, टेम्परेचर भी लो, लेंथ भी लो, एरिया भी, लेकिन वायर अलग अलग मटेरियल के हैं तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कोई जाने देगा कोई नहीं जाने देगा। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो का दूसरा नाम क्या है? रो को किस नाम से पुकारोगे? जो रो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसका क्या नाम है? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये किस चीज पे डिपेंड करेगी? देखो यहाँ रो क्या है इस फार्मूले में, आर क्या बताइए? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को क्या कहेंगे? इज रेजिस्टिविटी of material, it depends on type of material। चेक करो, अब हम रेजिस्टिविटी को दिखाएं। कहने का मतलब है, ये देखो 1 मीटर इसे ले लो और इसे ले लो 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एक सेल लगा दो, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, और यहाँ क्या लगा दो? मीटर। अभी आप लोगों को उत्कर्ष ने क्या बताया कि वोल्ट मीटर और मीटर हो तो सर हमारे हाथ में रेजिस्टेंस निकालना, उस V को मतलब वो क्या करते होंगे, V/I करके निकाल लेते होंगे। तो अब जरा देखो, मैं इसे 1 कर दूं, लेंथ मैंने 1 कर दी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना कर दिया बताओ? 1 मीटर लेंथ, और ये हमने क्या ले लिया? 1। इसमें हमने सिल्वर ले लिया, कोई भी अपने मन से तुम सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ये 1 कर दिया, ये 1 कर दिया, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? आर के इक्वल। 1 कर दो, पहले सुनो फिर बोलो। रेजिस्टिविटी मैंने क्या किया बताओ? 1 रखो जरा, यहाँ रो लिखो, ऊपर क्या लिखो? 1 मीटर, नीचे क्या लिख लो? तो बोलो ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गई? ठीक है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ऐसा ले लिया जाए तो किसके इक्वल हो जाती है? इनको 1 रखने से, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। समझ में आई? एकांक लंबाई वाले और एकांक क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध आपस में समान है। फिर से समझ लो, इस चीज को लिख लें, इसको 1 कर दिया, कोई डेफिनेशन बनाने का वो नहीं है, है ना?
यानी अगर आपको किसी की भी रजिस्टिविटी चाहिए, आपको क्या चाहिए बताओ? सबका 1 लीटर दूध ले लो, 1 लीटर हनी ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, सबको 1-1 लीटर ले लो और फिर सबका दाम लिख दो, 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये। सोना भी ले लो, मरकरी भी ले लो, मरकरी ले लो 40,000 रुपये, 1 लीटर मरकरी 40,000 रुपये, और ज़्यादा क्यों? इतना ही 7,000 का है हमारे पास, तब उतनी का कितना हो? नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम रजिस्टेंस ही निकाल रहे हो, रजिस्टिविटी कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये जानना चाहते हो कि किसका रजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसे में तुमको सबकी एक ही जैसी तो लेंथ लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम कैसे जान पाओगे? दूध इतने बड़े पतीले में टम्बलर पे बेच रहे हो, पानी इतने में कर दो, वो महंगा, ऐसा नहीं होता, सबको एक ही रेट रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पहले कॉपर लगाओ, ये लगाओ, और फिर एक बार तुम्हारे पास जितने मटेरियल है 15-20 ले आओ, सिल्वर कॉपर सबको ले आओ, और बीच में फिट करते जाओ। उत्कर्ष को बुला लो, ये VYI करके सबकी रजिस्टिविटी बता देंगे। सबकी बना सकते हैं नहीं, तुमको सिर्फ मटेरियल अरेंज करना है। 1 मीटर लेंथ का, उसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही क्या कहलाएगा बोलो उसकी। और फिर जब रजिस्टिविटी आ जाएगी उसके बाद तुम्हारे में टेबल बन गई, जरा देखो वो उसी की तो टेबल है जो उत्कर्ष ने बनाई है, चेक करो, देख लो, रजिस्टिविटी की टेबल है कि नहीं? सबका 1 मीटर एरिया लिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर लो और इसको डिवाइड करते जाओ। क्या यही रेजिस्टेंस है? बात समझ आ रही है? दिस बाय दिस कर दो, जो रेजिस्टेंस है क्या वही रजिस्टिविटी हो जाएगी। VYI से ही तो रेजिस्टेंस आता है ना। लिखो, दैट इज देखो रेजिस्टेंस ऑफ any material of unit length, यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? 1 मीटर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, इस सेंटेंस को हम पूरा करिए, जो रेजिस्टेंस होगा यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ये मटेरियल की आती है, ये चांदी की आएगी, सोने की, वायर से मतलब नहीं है उसका। फिर तुम जो भी बनाओ, चाहे वायर बनाओ, बल्ब बनाओ, उससे क्या लेना देना, बस उस मटेरियल को। तो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध, जो तुम्हारे मन में आए बोलो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। हाँ, अर्चिता सेंटेंस पूरा करो। यस, एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर बदलोगे तो मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी बदल देगा। क्या तुम्हारे उस टेबल में कहीं ऐसा टेम्परेचर भी लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ लिखा है? इसका मतलब है वो रजिस्टिविटी सिर्फ उसी टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर बदल लोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। अगर तुमको भाई 25 डिग्री पे करना है तो फिर से सारे मटेरियल लगाओ, 25 पे AC का टेम्परेचर कर दो, फिर उत्कर्ष को बुलाओ और ये VYI करके बताएगा हर एक, तो ये कैलकुलेटर ले आएगा अपना, जैसे ये बताए उसको नोट करते जाओ और छाप दो NCERT के साथ, तुम्हारा काम बन गया। दैट इज एट दैट टेम्परेचर। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर बताओ जरा, क्या 1.62 है? 6 है, is 1.6 into 10 to the power minus 8। यूनिट देखो जरा यहाँ से, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या लिखा था, कहाँ गया? ये देखो, ये बात, इससे रेजिस्टिविटी का निकालना। बोलो रो किसे कहोगे? अरे भाई देखो, ये उधर चला गया, नीचे चला गया, रो हो गया। इसकी यूनिट बताओ दिव्या, इसको ओम बोलोगी क्या, और इसको क्या बोलोगी, और लेंथ को क्या बोलोगी, और ये क्या कहलाएगी बोलो? यूनिट ऑफ रो। सही है?
भाई जब सब ये लिखा तो यहाँ क्या लिखोगी? मीटर से मीटर कटा तो यूनिट ऑफ रो क्या हो गई बताइए? ओम मीटर। तो ये जो इसकी यूनिट है ओम मीटर, यहाँ लिख दो ओम मीटर। और कितने पर? 20 डिग्री कितने पर है ये? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर बताइए। 1.62 into 10 to power minus 1.62 into 10 to the power minus 8। सही है? ये सबसे कम है। जितनी चीजें तुम्हारे पास है, कम रेजिस्टिविटी होगी तो वो अच्छा कंडक्टर होगा। लेसर इज द रेजिस्टिविटी, बेटर इज द कंडक्टर। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए ना। अच्छा कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देता, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है? ऑन बेस प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखोगे, ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा बेस्ट है? सिल्वर। ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट कॉपर। ऑन बेसिस ऑफ वेट एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम की भी लिखी है ना, पढ़ो एल्यूमिनियम की कहाँ लिखी है? तो हल्का वही है ना सबसे। 2.6। अब तुम यहाँ कॉपर लगाओ सब जगह तो लटक जाएंगे, तुम्हारे पोल भी झुक जाएंगे, तार भी लटक जाएंगे। कितना भारी होता है कॉपर, तो उठा के तो देखा होगा ना। और एल्यूमिनियम कितना हल्का होता है। तो इसलिए 3 बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बेटर बेस्ट कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कौन है? बताओ तो बताओ ना। बेसिस ऑफ कॉस्ट और प्रॉपर्टी। जब कुछ ना पूछा जाए विच इज बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर, विच इज बेस्ट ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट कॉपर, ऑन बेसिस ऑफ मास देखो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर एज इट्स रेजिस्टिविटी इज लीस्ट। सबसे कम है ना इसकी रेजिस्टिविटी। एज इट्स रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही तो है। बस चीजों को अपने मेजरमेंट के कन्फाइन कर दिया 1 का, तो उससे पता चल गया भाई रेजिस्टेंस किसका कम होगा। अब कॉपर कैसा है? देखो कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट। एल्यूमिनियम, उत्तर सेंटेंस पूरा करो। ठीक है, वेट भी लिख सकते, इतना कोई वो नहीं है। इतनी बात हो गई। उत्कर्ष रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर है। रेजिस्टेंस किन 4 चीजों पर डिपेंड करता है? सर टेम्परेचर पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मटेरियल। किस पर नहीं डिपेंड करता? इस पर नहीं डिपेंड करता। वोल्टेज और करंट। हाँ वोल्टेज। अब ये देखो, सिर्फ मुझे इतना बता दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए किसी चीज का तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? फार्मूला लिख दे रहे हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। आर इज सर पूरी एल बाई, अभी लिख तो दें रो एल बाई। मैं ये कह रहा हूँ ये बढ़ा दिया तो इस पे क्या असर पड़ेगा? बताओ। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा ही होगी। हर चीज नहीं पड़ेगा ना। यानी भाई देख लो, हम तुमको बता रहे समझा दें फिर तो समझ लेना। जैसे 1 लीटर दूध का दाम 80 रुपये है और तुम पूरी बारात के लिए दूध कहते हो कि हम पूरी बारात को दूध पिलाएंगे। अरे पैसा है तो पिलाओ, मना करने क्या। तो क्या उसके दूध के रेट पर फर्क पड़ जाएगा? तुम बहुत लंबा पूरा रोल खरीद के लिया, बोले ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो क्या उसका रेट रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ जाएगा? जब तुमने ये अमन 1 मीटर तार और 1 मीटर स्क्वायर लाया था तो तुमने बोला था इसका जो रेजिस्टेंस है यही रेजिस्टिविटी है, वो रेट फिक्स हो गया। अब वो 2 मीटर लाए 4 मीटर लाए वो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी तो तभी फिक्स होती है जब 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर लेते हो। बोले बात, वो किताब में लिख भी लिया उसने, छपवा दिया।
तो तुम ये बताओ, ऐसे में अगर ये ज़्यादा कॉपर लाएगा तो तुम क्या किताब मिटाने जाओगे? किससे किससे लोगे और कौन कौन तुमको देगा? जो खरीदेगा व्यक्ति तुमको वापस करेंगे क्या? लिख गया किताब में। अरे ये बता रही है अर्चिता, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिन किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है जिसके प्रोपोर्शन होता है, वो तो एक कांस्टेंट होता है। वो किन 3 चीज़ों पे नहीं डिपेंड करेगा? यहाँ देख के बताओ। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, उसको फिक्स कर दिया आपने, एक पर्टिकुलर है लेंथ पे, वो सब कुछ लेके तो फिक्स किया था, अब थोड़ी बदल जाएगा। तो इसलिए दूध का रेट बदल जाएगा क्या? पूरी बारात को दूध पिला रहे No, sir. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। हाँ, कौन कौन सी 3 चीजें बताओ? ताशी तुम तो बताती हो हर बार। ये तुम बहुत अच्छा बता रही हो, आप बोलो। और ठीक है, डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। हाँ सुजैन, ये रेजिस्टिविटी किन 2 चीजों पे डिपेंड करेगी? अभिषेक और टेम्परेचर बदल गया क्योंकि 20 डिग्री पे लिखा है। अगर 25 डिग्री पे करोगे एक्सपेरिमेंट तो सब बदल जाएंगे डेटा। सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। अब देखो, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है। 1 ओम मीटर को मैं डिफाइन करूं, ये फार्मूला सब लिख दिया आपके सामने। रो क्या होता है बताओ? रो क्या RA/L होता है। इन 3 चीजों को 1 1 1 कर लो, ये अपने आप 1 हो जाएगा। इतना हिंट दे दिया। इसको भी 1 कर लो, इसको भी अपने आप। इसी से तो बनाना फार्मूला। अगर हमारे रेजिस्टेंस 1 ओम है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और हमारी जो लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर, तो उसका रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल 1 ओम मीटर। सही। सो इफ मान लीजिए जैसा तुम्हारे पास ये है ऐसे, और इसमें तुम्हें ये 2 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर आ गई इसकी रीडिंग, ऐसे आ गई, सही है। अच्छा उत्कर्ष, इसमें इसका रेजिस्टेंस तो बताओ। क्योंकि V/I ये कर दोगे तो R कितना हो गया बताओ? R इज इक्वल्स टू V/I, तो 2/2 कितना आ गया? 1 ओम आ गया। क्या इसकी लेंथ भी 1 है? क्या इसका एरिया भी 1 है? और सबको 1 1 रख दो तो बताओ 1 ओम 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, तो ये कट गया ना, तो 1 ओम मीटर आ गया कि नहीं? तो इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर of unit length and unit cross section area is 1 ohm at given temperature, वायर ना लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ क्या लिखोगे? मटेरियल। वास्तव में वायर का होता ही नहीं, किसका होता है? मटेरियल ऑफ, मटेरियल वायर ही होगा, बनेगा तो वायर ही बनेगा ना, लेकिन हमें फिर भी उस पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी होगी। ये 1 ओम आ जाए किसी टेम्परेचर पर तो क्या कहेंगे? सेंटेंस पूरा करिए मन। देन resistivity of that material at that temperature
is 1 ohm. Then resistivity of at that temperature is 1 ohm. अब देखो कुछ सवाल आपसे सर वो बनाना है सर्किट का डायग्राम। क्या चीज सर्किट का डायग्राम। किस वाले में? ऊपर वाले में। नहीं कुछ नहीं। ये कितना पे ये ठंडा हुआ यार। ये थर्ड क्वेश्चन क्या ठीक है ले लो। किसको चाहिए शेप? इसको वीडियो चालू कर दो। नाउ उसको पेज को रख लीजिए। एग्जाम्पल 12.5 कहा गया है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज, कई चीजें दी है, इसकी लेंथ कितनी दी है 1 मीटर और इसका रेडियस डायमीटर कितना दिया है 0.3 mm, सही है। और क्या क्या बताऊं, डायमीटर है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 26 पढ़ो सवाल पढ़ो, 26 ओम दिया है, रेजिस्टेंस पढ़ो सवाल, इतनी चीज दी है और पूछा क्या जा रहा है बताओ,
रजिस्टिविटी पूछी जा रही है और टेम्परेचर कितना दिया है। 20 डिग्री। ये ध्यान रखना, रजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर पर ही पूछी जा सकती है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पर तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, उत्तर से रजिस्टिविटी का फार्मूला बताओ। R into A upon L। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, जहां पर ए क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का, ये पाई आर स्क्वायर होगा, इसका एरिया कितना होगा। अगर ये डायामीटर है तो बोलो रेडियस कितना हो जाएगा। 0.9। सही है, पहले तो मुझे डायामीटर कोई मीटर में बदल के दिखाओ। 1 mm में कितने मीटर होते हैं। 1000। हाँ? ये सही करें, एक एक ही बात है। कोई का 1 पैसे में 100 रुपया, इस टाइप अगर से पूछो 1 सेकंड 1 मिनट में सर 60 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, मतलब ये दोनों तरीके से बता देते हैं, है ना। तो 1 mm में कितने मीटर बताओ मैम। 1/1000। ऐसा कैसे, देख लो 1 मीटर में 1 mm का क्या मतलब होता है, 1 upon दैट इज 1,000th ऑफ मीटर। मिलीमीटर का क्या मतलब है, 1000th ऑफ मीटर। सेंटीमीटर 100। समझ में आया कि नहीं, सेंटीमीटर। डॉलर, डॉलर से सेंट बना, 1000th ऑफ डॉलर इज नोन एज सेंट, उसी से सेंटी बन गया। डेसी, डेसिमल 1/10, जब डेसी लग गया इसका मतलब है वो 1/10 था, चाहे डेसी बोलो या 1/10। समझ में आया। मिली बोला है तो मिली का अपना ही मतलब है 1000वां हिस्सा, तो मैंने मिली की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और आपके पास अभी कितना है, दैट इज 0.3 mm, तो क्या लिखोगे बोलो 0.3। 1 mm में कितना हिस्सा है बोलो, -3 मीटर, तो इसे क्या लिख सकते हो 0.3 into 1 mm। फिर चीज समझो इस चीज को, 4 किलो आलू को क्या कहती हो, 4 times 1 किलो आलू। यानी अगर मैं ये कहूं कि 1 kg आलू, हेलो हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तुम्हारा सर, वो बारिश हो रही है तो छुट्टी हो जाएगी क्या, अभी बारिश हो रही है बहुत। बहुत हो रही है तो बच्चे तो नहीं सर, हम चले हम चले जाएंगे सर, बीच ठहर के जाएंगे, ठहर के जाएंगे सर। धीमी होगी तो कर देंगे, अभी तो तेज है। ओके, चले जाएंगे सर, ये रहा पास में। सुनो इस चीज को, जैसे मैंने बताया 4 kg आलू का मतलब 4 times 1 kg आलू, तो 0.3 mm का क्या मतलब है, 0.3 into 1 mm। 1 mm को ऊपर मैंने क्या लिखा बोलो 10 to the power -3 मीटर। सही है कि नहीं, 1 mm ऐसा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करना चाहें तो 0.3 mm है, इसको यूनिट फैक्टर लिखो, ऊपर और नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लाई करो। क्या इन दोनों को तुम एक ही चीज मानते हो, 1 mm में ही 1000 मिलीमीटर होता है, एक ही चीज से करो और फिर इसको कट कर दो, हो गया। ये वही कट, या तो ऐसे करके करो या ऐसे, ये ज्यादा आसान। और नीचे वो रखना जिसको तुम्हें काटना हो, ऊपर वो रखना जो तुम्हें बनाना हो। तो क्या आ गया बताओ, 0.3 into 10 to the power -3 मीटर। ये तो क्या हो गया डायमीटर, और रेडियस क्या होता है। तुम कभी उधर बात करती हो, कभी इधर। सब सरपंच बनना चाहती हो क्या, सबको तुम राजी कर रही हो सरपंच बनने के, वोट पाना चाहती होगी इनसे, हैं? दैट इज रेडियस क्या होता है d/2। अब इसका आधा करो, 0.3 का आधा कितना होगा, दैट इज into 10 to the power -3, so that is 0.15 into 10 to the power -3। बोलो बात समझ आ गई। अरे कुछ नहीं, उसी mm को हमने इसमें बदल दिया, बाकी mm तो इतना होता ही है, कोई ऐसा नहीं, थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों की बहुत समय तक गलत होती है। मैं इसमें परेशान हो गया हूँ, लोगों ठीक करके वो mm को बदल ही नहीं पा रहे हैं।
कई सालों से। तो अब क्लियर है आपको, किसी न किसी मेथड से इसको बदल लीजिए। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 3.14 और r क्या होगा, वहां से देखो 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस ऑल वैल्यू 3.14 0.15 है, ओके। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 15/100 लिखा जा सकता है क्या, भाई पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा और -3, इस 100 को मैं के जरा इसमें डालो, माइनस है क्योंकि अब ये पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3.14 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर और -5 का स्क्वायर। अंदर ही अंदर कराओगे तो स्क्वायर नहीं बोले ना। अच्छा इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, 3.14 इंटू 225, पहले का भी स्क्वायर किया और दूसरे पर भी -5 पे जरा 2 पावर चढ़ाओ, -10 हो जाएगा, पावर पर पावर तो प्रोडक्ट हो जाती है ना, तो 10 टू द पावर -10। ये सारा एरिया यहाँ लिखो, इशू वैल्यू को फीड करो, आर क्या लिखूं, तुम लाती क्यों किताब रख लिया तो, हाँ बोलो आगे। ए 225 इंटू एल क्या लिखूं, बताओ 1 मीटर, बोलो बात समझ आ गई, 1 मीटर, सारी बातें निकली। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 26 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3.14 और इंटू 26, 6 से कर लीजिए, 2 से भी कर लीजिए, 628, दैट इज 4 6 1 81.64 इंटू 225 को करो, इंटू 225, 5 से कर लीजिए, ये डेसिमल में है, 2 से करो, दैट इज 183.63 आया, दैट इज 2 डेसिमल पहले लगाओ, सिर्फ यहाँ पे लगाओ, तो दैट इज इट कम्स एज 18363 इंटू 10 टू द पावर -10 हो गया, सही है। अच्छा ये किसकी वैल्यू आई है बताओ, क्या ये रो की वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये इसका कैरी है, वो उसका कैरी 1 आ जाए, तुम्हें लग रहा ना ये कैरी था यहाँ पे, हमारे में यही आ रहा है आपका, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, अब इसमें से 100 इसमें डाल दो, 100 इसमें डाल दो, यहाँ डेसिमल लगा दो 183, सही। तो बताओ क्या हो जाएगा, 183.60, देखो 100 निकाल लिए, 100 अलग कर लो और 10 टू द पावर 2 डालो तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ओम मीटर हो गया, और जरा पीछे की टेबल निकालो और इसमें ये बताओ कि मैग्नीज का कितना, फिर से समझिए, 1, इसको देखो 1.83
63 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 10। ये चीज तुम्हें समझ में आती है कि दूसरे तरीके से समझा? 4 जीरो मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके देख लो और फिर अब इसको इसमें डाल दो तो कितना हो जाएगा? 1.83 into 10 to the power minus 6 ओम मीटर। अब आप पीछे वाली टेबल देखो और ये देखो कि ये किसका रेजिस्टिविटी है? मैंगनीज का। So this is the resistivity of manganese. Okay. This is resistivity of manganese. चलो आगे का देखो। ऐसा ही एक सवाल चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है, वही सवाल पूछेगा। That is question number 6। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है एक्सरसाइजेज में? कॉपर वायर का डायमीटर है कितना है? 0.5 mm तो इसका डायमीटर है। और क्या क्या दिया है? रेजिस्टिविटी इस बार देगी 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। शिव शर्मा जस्ट अवेयरनेस के लिए पूछ रहा है, ये किसकी रेजिस्टिविटी है? रुक जाओ, कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। किसकी है? दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। कॉपर है, ये सिल्वर की है। फिर टेम्परेचर बदल दिया होगा, 20 डिग्री और इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है, सिल्वर की है। अब देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम। और लेंथ पूछी है क्या? समझ में आई बात कि नहीं? लेंथ पूछी है तो हमें लेंथ के लिए क्या करना चाहिए? R इज इक्वल्स टू डी आर। आर का फार्मूला बताओ। डी रो एल बाई ए। सही है, यहां तक की बात हो गई। तो अब इन सब में वैल्यू फीड करो। यहाँ 10 लिखो, रो को कितना लिखेंगे? 1.6 into 10 to the power minus 8। L को कितना लिखें? L तो नहीं पता ना। A को उत्कर्ष क्या लिख दें? पाई आर स्क्वायर। एरिया जानते हो सर्कल का? तो ये जानते हो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें R की वैल्यू डालनी है। बताओ D कितना है? 0.5 mm। तो R कितना हुआ? 0.25 mm। लेकिन mm को क्या लिख सकते हो? वही लिखो। तो ये L है, हर चीज यहाँ ले आओ तो L वहीं छूट जाए। तो लिखो 10 into 3.14 और R की जगह क्या लिखोगे? 0.25 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर। देखो 10 into पाई आर स्क्वायर लिखा, सही है? 10 into पाई आर स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा। ये कितना है? इंटू 10 to the power minus 1। और उधर क्या बच जाएगा? जब आप ट्रांसफर करें तो दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। जो उधर बचता है वो भी लिखें, जो इधर भेजेंगे वो भी लिखें। ओके, नाउ इट इज 10 इंटू 3.14। त्रिशु 0.25 का स्क्वायर करो। अच्छा बताती हो। दैट इज -6 कर दिया। सही है भाई। 0.25 और 0.25 तो 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा ना। 625 तो है लेकिन 4 डिजिट पहले लगाने के लिए ऐसे ही करना। 2 डिजिट उसका और 2 डिजिट उसका, ये हो गया। और नीचे कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 8। ये L की वैल्यू है। ओके, अब जरा देखो इस -8 को ऊपर ले जाओ। सही है, और बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लो, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो। तो दैट इज 31.4 इंटू 0.0625
और अपॉन 1.6 और यहाँ कितना हो गया -6 + 8 इट इज इक्वल्स टू 12। सही है? ये 2 हो गया तो L की वैल्यू कितनी हो गई 31.4 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻² अपॉन 1.6। 2 को इसमें डाल दो, 2 को डालोगे तो क्या होगा बताओ 31.4 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 6.25 6.25 100 इसको डाल दिया इसमें और नीचे कितना है बोलो 1.6। दोनों में एक एक डिजिट पहले डेसिमल इनको हटा दिया। यहाँ कितना आया अगर मान लो इन दोनों को आपने 2 से कट कर दिया तो यहाँ 8 आ जाएगा, डेसिमल हट चुका है। और यहाँ कितना आएगा 157 आ गया। सही है? अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनका मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड करो। 6.2 पहले मल्टीप्लाई किया करो तो एरर कम आती है। 157 को मल्टीप्लाई करो 6 to 5 तो कितना आ गया 5 to तो कितना आ गया 9 8। अब 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ कितना आ गया बोलो 980.25 आ गया और अपॉन 8 से डिवाइड करो 980.25 को 8 से डिवाइड करिए 8 1 is 8 8 2 is 16 और 20 तो फिर क्या होगा 16 तो कितना आ गया बोलो चूंकि तुम डेसिमल के बाद का लिख रहे हो तो डेसिमल लगाओ 8 5 is 41 122.5। इतने मीटर तार चाहिए, एक ही मीटर इतना लंबा होता है। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा ऐसा चाहिए, इतना रेजिस्टेंस चाहिए, चांदी का तार इतने मीटर ले लो तब जाके 10 ओम का होगा। वो इरर की बात है, कोई बात नहीं, ऐसे ही आएगा। ठीक है, वो तो उन्होंने किस प्रोसेस से क्या हमने मिनिमम इरर वाला रखा है, सबसे लास्ट में डिवाइड। चलो, तो दिस इज 122.5 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। ओके, बाहर की स्थिति कैसी है? समोसे तो खिला दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? इतना ही रखो आज, लेकिन जाओगे कैसे? आज तो सर एक काम कर दो इसमें हाँ, नाम लिख दो सब।